कौन सा फॉल्ट इसमें से सबसे ज्यादा घातक है, सबसे खतरनाक है, सबसे ज्यादा करंट उसमें आती है? तो सबसे खतरनाक फॉल्ट जो होता है वो ट्रिपल एल जी होता है। यहाँ पर क्या लिख दोगे, 3x0 सीक्वेंस। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, इसको कभी भी भूलना मत, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी रिलेशन है। ये पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है। अगर आप फॉल्ट करंट निकालना चाहते हो तो √3 गुना होती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, √3 टाइम्स होती है। मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट कौन से फॉल्ट में आता है? तो मैक्सिमम करंट सबसे ज्यादा सीवियर फॉल्ट में आएगा, जो कि है हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो इसके अंदर पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस तीनों होंगे तो तीनों की करंट होगी, उनके बीच में रिलेशन ही इसमें याद रखना होता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी से आते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी के। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर एक स्टूडेंट, चाहे वो एई का एग्जाम क्लियर करना चाहता हो या जेई का एग्जाम क्लियर करना चाहता हो, उसका डाउट रहता ही रहता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी के सभी टाइप के फॉल्ट्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और सारे के सारे डाउट्स का आंसर करने वाला हूं। साथ में काफी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, तो कंप्लीट नॉलेज आपको आज की वीडियो से मिल जाएगी। चलिए टाइप्स ऑफ फॉल्ट की बात करते हैं। देखिए, हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो फॉल्ट होता है उसको हम शॉर्ट सर्किट की भाषा भी कहते हैं। लेकिन क्या शॉर्ट सर्किट इकलौता एक टाइप का फॉल्ट होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। फॉल्ट को आप देखिए तो दो टाइप में बांटा गया है। एक तो मेरे भाई ओपन सर्किट और एक शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट को हम लोग कहते हैं सीरीज फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट को हम लोग कहते हैं शंट फॉल्ट। ठीक है। अब ओपन सर्किट कैसा होता है, तो देखिए, एक फेज का कंडक्टर मान लीजिए ओपन हो गया, तो जो सीरीज में करंट जाएगी वो जीरो हो जाएगी, तो इसे ओपन कंडक्टर या सीरीज फॉल्ट कहेंगे, क्योंकि सीरीज की जो करंट है वो जीरो हो जाती है। तो एक कंडक्टर ओपन, दो कंडक्टर ओपन या तीनों कंडक्टर ओपन। इसी के तरीके से शंट फॉल्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, ये दो कैटेगरीज में बटे हुए और जनरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी से आते हैं। दो कैटेगरीज कौन से, देखो, एक होता है बैलेंस्ड नेचर का, बैलेंस्ड, और दोस्त दूसरा होता है अनबैलेंस्ड नेचर का। जो बैलेंस होता है उसको हम लोग सिमेट्रिकल कह देते हैं और जो अनबैलेंस्ड होता है उसे एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कह देते हैं। ठीक है। सिमेट्रिकल में क्या क्या आता है, देखो दो तरीके के आता है, एक आता है ट्रिपल एल, एक आता है ट्रिपल एल जी। ट्रिपल एल है ना, इसे थ्री फेज फॉल्ट कहते हैं या फिर थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। मतलब हमारा जो कंडक्टर है क्या वो ग्राउंड से टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए ग्राउंड जुड़ गया। फिर जो अनसिमेट्रिकल होते हैं उसमें तीन होते हैं, एल जी, सिंगल लाइन टू ग्राउंड, डबल एल लाइन टू लाइन, और डबल एल जी, डबल लाइन टू ग्राउंड। वन बाय वन इन सबको समझते हैं। तो देखिए यहां पर रिप्रेजेंट भी किया गया है कि जैसे कि एक फेज का कंडक्टर ग्राउंड को टच कर गया तो एल जी फॉल्ट, दो कंडक्टर्स आपस में टच कर गए तो एल एल फॉल्ट, लाइन टू लाइन, दो कंडक्टर्स आपस में टच करे और ग्राउंड से तो डबल लाइन टू ग्राउंड, और जो थ्री फेज फॉल्ट है वो यही है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, कौन सा फॉल्ट इसमें से सबसे ज्यादा घातक है, सबसे खतरनाक है, सबसे ज्यादा करंट उसमें आती है? किसमें आती है? बिल्कुल सही। तो देखो दोस्त, जो थ्री फेज फॉल्ट है इसमें तीनों के तीनों फेजेस आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए हैं, तो ये कितना डेडली कंडीशन बन गई है, बहुत खतरनाक। तो अगर मैं सीवियरिटी की बात करूं फॉल्ट की, तो सबसे खतरनाक फॉल्ट जो होता है वो ट्रिपल एल जी होता है, उससे कम खतरनाक ट्रिपल एल होता है। ये दोनों सिमेट्रिकल फॉल्ट हुए। इसके बाद जो सीवियरिटी में इसके बाद आता है वो डबल एल जी, डबल एल एंड एल जी। तो ये है सीवियरिटी का ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब यहां पर फॉल्ट करंट सबसे ज्यादा और यहां पर फॉल्ट करंट लोएस्ट, आईएफ इधर लोएस्ट हो जाएगा लाइन टू ग्राउंड में। क्लियर। अगली चीज, फॉल्ट पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है ना उसको हमें सिमेट्रिकल बनाना होता है, तीन कंपोनेंट्स में तोड़ना होता है, जिनका नाम क्या है, एक तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस। तो जैसे आपने थ्री फेज सर्किट में पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और नेगेटिव फेज सीक्वेंस पढ़ा हुआ है, ये लगभग सेम वैसा ही है मेरे दोस्त। इसके अंदर क्या होता है, देखो, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, तो ए बी सी, है ना। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या आ जाएगा आपका, ए बी सी आ जाएगा, और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या आएगा, ए सी बी आ जाएगा, पहले ए फिर सी और फिर बी, ये नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में आएगा। समझ में आई बात? बिल्कुल, एक सेकंड रुक दो। चलो, तो ये हो गया एबीसी, फिर हो गया एसीबी। और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होता है मेरे दोस्त,
तीनों के तीनों जो वोल्टेजेस है ना, इनमें 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, है ना, 0 फेज होता है, इसीलिए 0 सीक्वेंस कहते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में सब में 120 का एंगल होता है और नेगेटिव सीक्वेंस के अंदर भी 120 का ही एंगल होता है, बस एक का पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है, एक का नेगेटिव। सिंपल। ये क्या है? ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आपको बताया गया है कि जो फेज वोल्टेज है, अगर उनको मैं इन सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के टर्म में लिखूं, जीरो सीक्वेंस पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या मैट्रिक्स बनेगी। तो आप देखिए यहां पर इस मैट्रिक्स को हमें याद करना है। कैसे? देखो, सबसे पहले यहां पर याद रखो ए बी सी, और यहां याद रखो 0 1 और 2। तो फेज वोल्टेजेस इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या होता है? पहली रो आती है 1 1 1, फिर आती है 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, फिर आती है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। सिंपल। अगर आप उल्टा करो, 0 1 2 वाले वोल्टेजेस को सीक्वेंस कंपोनेंट्स को फेज वोल्टेजेस के टर्म्स में करो, तो मेरे दोस्त क्या करते हैं, हम सिर्फ ये जो सेकंड रो है और थर्ड रो है, इसको अदला बदली कर देते हैं। तो देखो, जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस यहां है, तो सामने आएगा 1 1 1, फिर आता है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये वाली रो ऊपर चली गई, और फिर आता है 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा। दैट्स इट। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। सर इसमें से कौन सा याद रखना है? एक और चीज इसमें आगे 1/3 भी आ जाता है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को जब आप फेज वोल्टेजेस के टर्म्स में लिखते हो। ये आप करंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो जनरली आपको ये वाली याद रखनी होती है, ये पेपर में आती है। मान लीजिए अगर कोई आपसे बोलता कि करंट निकालो, जीरो सीक्वेंस करंट, तो जीरो सीक्वेंस करंट हम लोग कैसे लिखते हैं? वो लिखते हैं IA0 बराबर, देखो 1/3 लिखते हैं, फिर जीरो सीक्वेंस के लिए 1 1 1 है, तो 1 × IA प्लस IB प्लस IC, ये आ जाता है आपका जीरो सीक्वेंस करंट। 1 लिखो या नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? तो इस तरीके से ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये काफी ज्यादा एई और जेई के एग्जाम से पूछता है। जीरो सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस भी लिख सकते हो, नेगेटिव भी लिख सकते हो। चलो, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जीरो सीक्वेंस करंट और न्यूट्रल करंट के टर्म्स में, मतलब इन दोनों में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। तो देखो भाई, आपको पता है, अगर मैं बात करूं कि ये ए फेज की करंट है, ये बी फेज की करंट है, ये सी फेज की करंट है, और ये न्यूट्रल की करंट आ रही है, तो न्यूट्रल की करंट जो है मेरे दोस्त, वो किसके बराबर है? ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। और अभी अभी हमने जीरो सीक्वेंस करंट लिखा, IA0 बराबर 1/3 IA प्लस IB प्लस IC, तो यहां से इन तीनों की वैल्यू निकालो, कितने आएगी? 3 × 0 सीक्वेंस। तो बस यहां पर क्या लिख दोगे? 3 × 0 सीक्वेंस। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, इसको कभी भी भूलना मत, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी रिलेशन है। न्यूट्रल करंट 3 गुना होती है जीरो सीक्वेंस के। अगले चीज पे चलते हैं। अब देखो, जो आपके दो टाइप के फॉल्ट होते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल फॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? डेड फॉल्ट कहते हैं, डेड शॉर्ट सर्किट, एकदम तीनों के तीनों फेज आपस में चिपक गए, या फिर 3 फेज फॉल्ट कहते हैं। ये इस फॉल्ट करंट की वेव फॉर्म है। सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट की क्या है? ये वेव फॉर्म। इसमें आपको दिख रहा है कि ये वेव फॉर्म पहले इंक्रीज थी, फिर धीरे 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 डिक्रीज होती जा रही है। इसको बेसिकली बस 3 हिस्सों में तोड़ा है। क्या क्या? जैसे कि आप नेटवर्क में पढ़ते होंगे मेरे दोस्त, कि पहले कोई भी सिस्टम ट्रांजिएंट स्टेट में होता है, उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है, स्टडी स्टेट में आ जाता है। यहां पे ट्रांजिएंट का भी एक छोटा हिस्सा है, सब ट्रांजिएंट, फिर आता है ट्रांजिएंट, और फिर आता है स्टडी स्टेट। जो सब ट्रांजिएंट है वो 1 2 साइकिल के लिए रहता है, ट्रांजिएंट 4 5 साइकिल के लिए, और स्टडी स्टेट उसके बाद आगे के पीरियड के लिए। अगर आप देखेंगे, ट्रांजिएंट पीरियड में, सब ट्रांजिएंट में जो करंट है वो सबसे ज्यादा है, ट्रांजिएंट में करंट और कम है, सब ट्रांस स्टडी स्टेट में करंट सबसे कम है। पहले सबसे ज्यादा, फिर और कम, फिर सबसे कम। तो आप सोचो, करंट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस होता है मेरे भाई। तो अगर करंट आपकी सब ट्रांजिएंट में सबसे ज्यादा है, तो रिएक्टेंस सबसे कम होगा। तो ऐसा ही है यहां पर हिसाब किताब, सब ट्रांजिएंट का रिएक्टेंस XG डबल डैश सबसे कम, ट्रांजिएंट की करंट थोड़ी घटी तो रिएक्टेंस बढ़ा, स्टडी स्टेट की करंट सबसे कम है तो रिएक्टेंस सबसे ज्यादा। ये इन तीनों के रिएक्टेंस के बीच में रिलेशन होता है। मैं आपको इसका करंट और लिखवाता हूं। देखिए, जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है, सिमेट्रिकल फॉल्ट एक है, अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है। तीन जो कंपोनेंट थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट में केवल पॉजिटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस करंट प्रेजेंट, बाकी दोनों नहीं आते।
क्योंकि ये बैलेंस्ड सिस्टम है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा इसका फॉल्ट करंट ध्यान रखना है, वो कितना होता है, अगर आप इसको पर यूनिट में निकालोगे तो ये 1 पर यूनिट रिएक्टेंस होता है, बस। और अगर इसका शॉर्ट सर्किट एमवीए निकालोगे तो इसकी पर यूनिट वैल्यू भी 1 पर यूनिट रिएक्टेंस ही होती है। समझ गए? शॉर्ट सर्किट एमवीए की पर यूनिट वैल्यू 1 पर यूनिट रिएक्टेंस, और फॉल्ट करंट भी 1 पर यूनिट रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस है ये? पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस। ये सब डेटा आपको क्वेश्चन में देगा मेरे भाई, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं तीनों अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की। इनके फॉर्मूलाज भी करवा देता हूं जिससे कि कंप्लीट न्यूमेरिकल भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, बोले तो एलजी फॉल्ट। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें आपको यह ध्यान रखना है, अब देखो पहली बात तो ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, तो इसके अंदर पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस तीनों होंगे। तीनों होंगे तो तीनों की करंट होगी, उनके बीच में रिलेशन ही इसमें याद रखना होता है। तो देखो एलजी फॉल्ट में क्या रिलेशन होता है, ध्यान रखेंगे, तीनों की तीनों करंट बराबर रहती है। एलजी फॉल्ट के अंदर तीनों करंट बराबर रहती है। और क्या होता है, देखो यहां पर फॉल्ट करंट 3 गुना आती है जीरो सीक्वेंस के, और उसका जो फॉर्मूला होता है फॉल्ट करंट का वो ये होता है 3 इंटू वोल्टेज डिवाइड बाय पॉजिटिव इंपिडेंस, नेगेटिव इंपिडेंस, जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस प्लस 3 गुना न्यूट्रल का इंपिडेंस। यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, 3 गुना न्यूट्रल। अगर ये न्यूट्रल का इंपिडेंस कभी दिया है क्वेश्चन में तो इसको भी ले लेना है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसके सर्किट की बात करूं तो मेरे भाई तीनों के तीनों करंट बराबर है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो बेसिकली जो तीनों इसके नेटवर्क है वो सीरीज में आएंगे। जब करंट सेम रहती है मतलब तीनों कंपोनेंट सीरीज में है। तो देखो जीरो सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस सब एक सीरीज में है, एक ही जैसी करंट सब में से जा रही है। तो देखो क्या लिखा है, 3 सीक्वेंस नेटवर्क्स आर इन सीरीज। ये इसके नेटवर्क के बीच में रिलेशन हो गया। दो और फॉल्ट बचे हैं, लाइन टू लाइन फॉल्ट। अब देखो मेरे भाई, जो जीरो सीक्वेंस करंट होती है वो मैंने आपको काफी अच्छे से समझाई। एक और बात जान लीजिए, जीरो सीक्वेंस तभी प्रेजेंट होता है जब किसी फॉल्ट में ग्राउंड इन अवेलेबल हो। ग्राउंड अगर अवेलेबल नहीं होगा तो कोई भी जीरो सीक्वेंस फॉल्ट, मतलब जीरो सीक्वेंस करंट प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे कि यहां लिखा है लाइन टू लाइन फॉल्ट है ये, क्या इसमें ग्राउंड है? नहीं, तो इसमें जीरो सीक्वेंस करंट भी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर जीरो सीक्वेंस नहीं है तो फिर यहां पर करंट के बीच में से रिलेशन क्या होता है? तो देखो एलजी फॉल्ट में तीनों करंट बराबर थी, डबल एल फॉल्ट में तीनों की तीनों करंट जो है उसमें से जीरो सीक्वेंस तो हट गई, तो रिलेशन जो बचता है वो है दोनों करंट का सम जीरो। ये दोनों करंट का रिलेशन होता है। और जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है वो कितनी आती है, ई ए, है ना, इंपेडेंस मतलब वोल्टेज डिवाइड बाय इंपेडेंस। करंट क्या होता है, वोल्टेज अपन इंपेडेंस, तो पॉजिटिव इंपेडेंस प्लस नेगेटिव इंपेडेंस। जो जीरो सीक्वेंस था उसमें वोल्टेज 3 गुना वोल्टेज था, और पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस तीनों थे, लेकिन यहां पे केवल पॉजिटिव और नेगेटिव इंपेडेंस होगा। जीरो सीक्वेंस तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। ये पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है। अगर आप फॉल्ट करंट निकालना चाहते हो तो √3 गुना होती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, √3 टाइम्स होती है। ठीक है, इन रिलेशंस को अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, ये बहुत ही क्रिस्प नोट्स है आपके पूरे फॉल्ट के टॉपिक के। इसके बाद एक और फॉल्ट बचता है डबल एलजी। डबल एलजी फॉल्ट में क्या है मेरे दोस्त, तीनों के तीनों करंट का सम जीरो के बराबर कर दो। इसमें डबल एलजी फॉल्ट है, ग्राउंड इन्वॉल्व है, तो जीरो सीक्वेंस करंट इसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे दोस्त, इसमें जीरो सीक्वेंस प्लस पॉजिटिव सीक्वेंस प्लस नेगेटिव सीक्वेंस का सम इक्वल टू जीरो। डबल एल फॉल्ट बड़ा सिंपल है, उसमें अगर ग्राउंड नहीं हो तो जीरो सीक्वेंस को हटा दो, IA1 प्लस IA2 जीरो हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल सीक्वेंस करंट जीरो, और इसमें फॉल्ट करंट 3 टाइम्स ऑफ जीरो सीक्वेंस होती है। आप इन दोनों के भी सर्किट देख लीजिए। मैंने आपको लाइन टू लाइन वो एलजी फॉल्ट का सर्किट तो बता ही दिया, उसमें तीनों के तीनों नेटवर्क सीरीज में है। जो डबल एल फॉल्ट है उसमें क्या है मेरे दोस्त, IA1 प्लस IA2 बराबर जीरो। तो देखो क्या यहां पर आपको दिख रहा है, ये IA1 आ रहा है, ये IA2 आ रहा है, तो इस पर IA1 और IA2 का सम क्या कर देंगे, जीरो। दोनों इनकमिंग करंट है, इक्वल टू जीरो, KCL लगा दिया, तो ये दोनों नेटवर्क्स पैरेलल में है। ठीक है,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेटवर्क आर इन पैरेलल। देखिए इन दोनों के वोल्टेजेस जो है वो बराबर हो जाएंगे, ये वाले और ये वाला। और डबल एलजी फॉल्ट में तीनों नेटवर्क्स पैरेलल में होते हैं। तो देखो ये पैरेलल और ये पैरेलल, तीनों नेटवर्क पैरेलल में। देखो ये और ये तीनों के तीनों पैरेलल में, और तीनों के अक्रॉस वोल्टेज भी एकदम सेम है। और इनकी करंट का रिलेशन क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया, IA0 प्लस IA1 प्लस IA2 बराबर 0। आप देख भी सकते हैं सर्किट में मेरे भाई, देखो ये IA2 आ रही है इसी नोड पर, IA0 आ रही है यहां से, और यहां से IA1 आ रही है। खत्म खेल। कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन, एक एलजी फॉल्ट अगर हुआ और फॉल्टेड फेज में करंट है 100 एम्पियर, तो जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगा? तो देखो एलजी फॉल्ट रिवाइज कर लो। एलजी फॉल्ट में फॉल्ट करंट 3 गुना होता है जीरो सीक्वेंस का। सेम रिलेशन डबल एलजी फॉल्ट में भी है, फॉल्ट करंट 3 गुना होता है जीरो सीक्वेंस का। ठीक है, लेकिन लाइन टू लाइन फॉल्ट में जो फॉल्ट करंट है वो √3 गुना है पॉजिटिव सीक्वेंस का, और जीरो सीक्वेंसेस में होती नहीं है। चलो तो क्या आ जाएगा बेटा, जीरो सीक्वेंस करंट आ जाएगा सर, फॉल्ट करंट डिवाइड बाय 3 बोले तो 33.3 एम्पियर। क्लियर है? मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट कौन से फॉल्ट में आता है? तो मैक्सिमम करंट सबसे ज्यादा सीवियर फॉल्ट में आएगा, जो कि है हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट। 3 फेज वोल्टेज लाइन टू लाइन नहीं, 3 फेज टू ग्राउंड या सिंगल लाइन टू ग्राउंड। 3 फेज टू ग्राउंड मतलब ट्रिपल एल जी, और 3 फेज वोल्टेज मतलब ट्रिपल एल। इन दोनों में भी कंपेयर करेंगे तो ट्रिपल एल जी में सबसे ज्यादा फॉल्ट आएगा, करंट आएगा। जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ अ जनरेटर फॉर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज इतना, देन द करंट ड्यूरिंग थ्रू द न्यूट्रल ड्यूरिंग द फॉल्ट। न्यूट्रल का और जीरो सीक्वेंस करंट का रिलेशन याद है ना, क्या होता है? 3 गुना होता है। जीरो सीक्वेंस करंट 2.4 है, न्यूट्रल की करंट 3 गुना हो जाएगी, मतलब 2.4 इंटू 3 बोले तो J7.2। एक और क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करना है फॉर अ लाइन टू लाइन फॉल्ट, तो नेटवर्क में क्या क्या आएगा बताओ? डबल एल फॉल्ट में क्या आता है सर? आप ही ने बताया, जिसमें ग्राउंड नहीं है उसमें जीरो सीक्वेंस नहीं आएगा, बाकी के दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएंगे, मतलब बाकी के दोनों आ जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट इज लीस्ट सीवियर, तो सबसे कम खतरनाक कौन सा है? एलजी फॉल्ट। बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम में क्या क्या होता है? तो बैलेंस्ड सिस्टम में क्या लिखवाया था आपको, एक और बार रिवाइज कर लो। तो देखो सिमेट्रिकल फॉल्ट में लिखवाया था केवल पॉजिटिव सीक्वेंस होता है, और ना नेगेटिव होता ना जीरो होता, क्योंकि बैलेंस सिस्टम है। तो मेरे भाई क्या पूछ रहा है, बैलेंस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस होगा। एक और चीज ये बताइए, ये सीक्वेंस करंट आपको दे रखी है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस। तो J1.753 पॉजिटिव सीक्वेंस है, नेगेटिव सीक्वेंस है आपकी J माइनस का 0.6, और जो जीरो सीक्वेंस है वो है माइनस का J1.153। तो ये कौन सा फॉल्ट है? तो क्या तीनों सेम दिख रही हैं? नहीं। जीरो सीक्वेंस भी प्रेजेंट है, तो क्या डबल एल हो सकता है? नहीं। तो फिर तीनों का सम करो मेरे दोस्त, I पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव प्लस I0, ये जीरो के बराबर आ जाएगा। तो ये कौन सा फॉल्ट हुआ? डबल एल जी। लो भैया, कहानी खत्म, पैसा हट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फॉल्ट का टॉपिक था, मैंने तरीके से आपको बता दिया। आप इतने कॉन्सेप्ट के साथ इसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त की, इस सीरीज को आप ही लोग सपोर्ट कर सकते हैं, तो जितना इसको शेयर कर सकते हैं इसको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।